How to balance a chemical equation? What are endothermic and exothermic reactions? And oxidation and reduction reaction. ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज के एग्जांपल मेल्टिंग आइस, फोल्डिंग अ पेपर। केमिकल चेंज के एग्जांपल बर्निंग एंड कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। अब फिजिकल चेंज में आप खुद ही सोचिए, अगर आपने एक बार आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया तो दोबारा वाटर को फ्रीज करके आप आइस बना सकते हैं। पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया तो दोबारा उसे खोलकर पेपर बना सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल मेथड है। केमिकल में एक बार आपने वुड को बर्न करके कोल बनाया, उसे चेंज नहीं कर सकते। मिल्क को कन्वर्ट करके कर्ड बना, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसा है? इरिवर्सिबल है। तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और ये रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें अच्छे से याद रखने। फिजिकल चेंज में मेल्टिंग आइस, फोल्डिंग अ पेपर, और केमिकल चेंज में बर्निंग एंड कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। तो ये हो गया डिफरेंस फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल सब्सटेंस जब दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये आपका है केमिकल रिएक्शन, जहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, यानी बर्निंग कर रहे हैं जब मैग्नीशियम रिबन को, तो ये केमिकल रिएक्शन चेंज हो रही है और मिल क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। यानी जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस निकलती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। और चेंज इन स्टेट, और केमिकल रिएक्शन की पूरी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये है चेंजेस केमिकल रिएक्शन में। अब नेक्स्ट टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। द फर्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। यानी जब केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स एंड फॉर्मूला के साथ, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर मिलता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। H2 + O2 = H2O। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं। और जब भी केमिकल इक्वेशन करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की इक्वेशंस होती है, एक अनबैलेंस्ड, एक बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में अनइक्वल होते हैं, और बैलेंस्ड में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इक्वल होते हैं। तो बैलेंस्ड में क्या होगा? इक्वल होंगे। अनबैलेंस्ड में क्या होगा? अनइक्वल होंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, जिसे आपको अच्छे से याद रहे। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे H2 + O2 = H2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = वाटर बनना। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 2 आइटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। तो ये किस प्रकार की इक्वेशन है, किस प्रकार की केमिकल इक्वेशन है? ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है? तो जब ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस। यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल
रिएक्शन में। तो इसीलिए इसे हमें वैसे के वैसा रखना है और इसे हमें बैलेंस करना है। तो अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, तो हम देखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये केमिकल इक्वेशन, जहां पर बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो रिएक्टेंट्स की ओर आप नजर डालेंगे तो क्लोरीन के 2 आइटम्स एंड हाइड्रोजन के भी 2 आइटम्स मिल रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट की ओर आप नजर डालेंगे तो क्लोरीन का सिर्फ 1 आइटम है एंड हाइड्रोजन का भी 1 ही आइटम है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में अनइक्वल आइटम्स हो रहे हैं। तो अनइक्वल आइटम्स होंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, रिएक्टेंट्स के साइड यदि क्लोरीन के 2 आइटम्स और हाइड्रोजन के भी 2 हैं तो प्रोडक्ट के साइड भी क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन के 2 ही होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे। प्रोडक्ट्स किधर है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के साइड पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, Cl क्लोरीन भी 1 ही दिख रहा है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। 2 का मतलब हो गया 2HCl, यानी कि H के साथ भी 2 का इंटू हो गया, Cl के साथ भी 2 का इंटू हो गया, तो ये 2HCl, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो गए। तो अब ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे रिएक्टेंट्स में क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन के 2 हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स में भी क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं। तो अब ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन अब कैसी इक्वेशन हो गई है, अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर पूरी आप इक्वेशन देखेंगे तो बेरियम का 1 है दोनों तरफ, रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में, क्लोरीन के 2 हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में, हाइड्रोजन के भी 2 हैं और सल्फेट के 4 हैं। अगर समझ गए हैं तो इन इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। इन्हें आप ट्राई कीजिए कॉपी पे अच्छे से, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इन्हें और अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तब हम सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्मॉल s देख रहे हैं, ये है सॉलिड स्टेट, स्मॉल g देख रहे हैं, ये है गैसियस स्टेट। इसी प्रकार किसी भी इक्वेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट इनहैंस करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं या फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं सिंबल्स को हम देख लेते हैं। स्मॉल s रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट, स्मॉल l रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट, स्मॉल g रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट, एक q जो रिप्रेजेंट करता है एक्वस सॉल्यूशन को। कभी कभी कुछ कंडीशन में आपको एरो के ऊपर सनलाइट और हीट दिखाई देगी, ये हीट और सनलाइट को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन 5 टाइप्स की रिएक्शन को हम लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपका ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 और मोर रिएक्टेंट्स में, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे क्विक लाइम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवा जाता है तो हमें स्लैग्ड लाइम मिलता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। और इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, जो वॉल्स होती है उसकी वाइट वॉशिंग में, यानी आपके घरों में जो पुताई वगैरह का काम होता है वहां पर जो चूना जो कि कैल्शियम होता है उसका यूज कैसे करते हैं, वाटर में डाल के। आपने देखा होगा जब भी चूना पहले लाया जाता था तब उसको पहले वाटर में काफी समय डाला जाता था, उसके बाद उसकी वाइट वॉशिंग यानी पुताई की जाती थी। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है, जहां पे क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में। फिर हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर हीट और एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जहां पर हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब ध्यान रखना, एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, बाहर आना मतलब रिलीज होना, यानी हीट और एनर्जी रिलीज होती है। और एंडो का मतलब होता है अंदर आना, अंदर आना मतलब कि एब्जॉर्ब हो रही है हीट और एनर्जी। एक्सोथर्मिक का बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रिएक्शन है वो है जहां पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया जाता है बॉडी के साथ में तो हमें एनर्जी मिलती है, और इस स्पेशल रिएक्शन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना। और एंडोथर्मिक में लाइम स्टोन से क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और एक सिंपलर प्रोडक्ट हमें देता है, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हीट करने से। जैसे लाइम स्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, उसे क्विक लाइम मिलता है। यह एंडोथर्मिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। तो जैसे जब लेड नाइट्रेट को हम हीट के साथ डिकम्पोजिशन कराते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके डिकम्पोजिशन करते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक में वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं, और फोटोलिटिक में जब सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस हमें मिलती है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में, और जो कंपाउंड मिलता है इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जब हम आयरन के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन सल्फेट मिलता है और प्लस हमें कॉपर मिलता है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब हम दो डिफरेंट आइटम्स या फिर आयंस को एक्सचेंज करवाते हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम और बेरियम को हम एक्सचेंज करवा रहे हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है जहां पर दो और मोर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड प्राप्त होता है। इस सॉलिड कंपाउंड को ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं और इस कंप्लीट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है। इसका जो उल्टा होता है, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वो रिडक्शन होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीट कराते हैं तो कॉपर और प्लस वाटर मिल जाता है। और जब दोनों चीजें होती हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों चीजें जब एक रिएक्शन में होती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑक्सीजन हो रहा है और रिडक्शन में एडिंग हाइड्रोजन हो रहा है। इसको आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या याद हो रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, ओ से आप याद कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, और इसका उल्टा कर दीजिए कि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो रिमूवल तो आप जान ही जाएंगे कि रिमूवल, फिर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ये हो गया आपको याद करने की ट्रिक। अब हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखेंगे एवरीडे लाइफ में। सबसे पहला कोरिजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि आप देखते हैं जब आयरन को काफी दिन रख दिया जाता है तो उसमें मॉइस्चर एंड एसिड के कारण वो रस्ट आ जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाती है। इसी को बोलते हैं कोरोड और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के कारण जो कार बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कम्पोज हो जाती हैं और मेटल्स और स्पेशली जो आयरन्स होते हैं ये खास तौर पर इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसको किस प्रकार प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कैसे इसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है? ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग के द्वारा। जैसे आप देखते होंगे आपके घरों में जो विंडोज होती हैं उन्हें ऑयल एंड ग्रीजिंग किया जाता है, जो डोर्स होते हैं उन्हें भी ऑयल एंड ग्रीस किया जाता है। बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में एक लेयर अप्लाई की जाती है जिंक की। फिर सेकेंड है रेंसिडिटी। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्ट इन चेंज इन टेस्ट एंड ओडोर ऑफ द फूड, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखिए जब कोई फूड प्रोडक्ट होता है अगर वो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आ जाएगा तो इसका टेस्ट एंड ओडोर चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे आप देखते होंगे कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसको काफी फूले फूले होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं इसी रेंसिडिटी इफेक्ट से बचाने के लिए। तो क्या क्या मेथड है प्रिवेंट करने के लिए? रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेट किया जाता है। जैसे कि आपका खाना जब घर में बच जाता है तो उसे हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। वैक्यूम पैकिंग की जाती है और रिप्लेसिंग किया जाता है एयर को नाइट्रोजन के साथ। जैसे कि लेस वगैरह आप लेंगे तो आप देखेंगे उसमें नाइट्रोजन होता है। अब ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे ऊपर के मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे के हैं वो लेस रिएक्टिव है। इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं कमेंट में जरूर बता सकते हैं।